मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष बीए ऑनर्स एंड पॉलिटिकल साइंस में जीई का पेपर जो है भाषा और समाज के बारे में आज मैं बात करूंगी। भाषा और समाज को 4 इकाइयों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम पहली इकाई में भाषा, समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया है। दूसरी इकाई में भाषाई विविधता और भाषिक समुदाय, भाषा के बारे में और समुदाय के बारे में बताया गया है। तीसरा है भाषा और सामाजिक व्यवहार के बारे में। चौथी इकाई में बताया गया है भाषा सर्वेक्षण के बारे में बताया गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है भाषा और समाज को 4 इकाइयों में विभक्त किया है और उन इकाइयों में भी उनके सब हेडिंग्स देकर उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो आज मैं सर्वप्रथम यहाँ पर भाषा और समाज के बारे में बताऊंगी। उससे पहले भाषा, समाज या संस्कृति होते क्या हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर विचार कर लेते हैं। भाषा, मानव सभ्यता का विकास जब नहीं हुआ था तब मनुष्य ने अपने भावों और विचारों को दूसरे मनुष्य के समक्ष व्यक्त करने में उस समय वह असमर्थ था। आरंभ में उसने इसके लिए संकेतों का प्रयोग किया, जैसे हाथ, सिर तथा शरीर के अन्य अंगों का प्रयोग कर भाव बताने का सर्वप्रथम प्रयास किया। धीरे धीरे ध्वनि संकेत भाषा में परिवर्तित हो गए। पहले केवल मौखिक रूप का ही प्रयोग करते थे, बाद में धीरे धीरे इस पर विकास होने लगा कि किस तरह से जो मानव है या मानव सभ्यता है वह कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई और किस तरह से वह ध्वनि संकेतों के द्वारा अपने भावों विचारों का वहां पर आदान प्रदान करने लगा। भाषा, भाषा क्या है? भाषा की शाब्दिक परिभाषा क्या है? भाषा हमारे जीवन में किस तरह महत्व रखती है या किस तरह की उपयोगिता सिद्ध करती हुई दिखाई देती है? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर शाब्दिक परिभाषा के द्वारा उसे जानने का प्रयास करेंगे। भाषा वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि। ये सब हमारी भाषा हैं। आरंभ में भाषा का मुख्य गुण केवल बोलना ही स्वीकृत किया गया था, किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ ही भाषा के लिखित रूप का भी प्रचलन होने लगा। तब से भाषा का यह रूप भी स्वीकृत हो गया। इस प्रकार भाषा के 2 रूप मान्य हैं, कथित या मौखिक, दूसरा है लिखित। अब मौखिक और लिखित क्या है, किस तरह से हम अपनी भाषा को उसमें अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसका रूप बताऊंगी। जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं, जैसे भाषण के दौरान, बातचीत के दौरान, नाटक के संदर्भ में, दूरभाष यानी कि टेलीफोन पर जब हम बात करते हैं तथा दूरदर्शन की बातचीत आदि, इसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। लिखित भाषा क्या होती है? जब भाषा का प्रयोग लिखकर करते हैं, विभिन्न प्रकार के साहित्य, पत्र, तार, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, समाचार पत्र आदि लिखित भाषा में होती है। भाषा का लिखित रूप अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। भावों और विचारों को लिखकर सुरक्षित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि हम जिस तरह से ये जैसे आपको मैं इस तरह से YouTube पर अपने विषय से पारित या विषय से संदर्भित जानकारी दे रही हूँ, तो ये मौखिक रूप में आ जाती है, साथ ही साथ लिखित रूप में भी मैं इसका रूप प्रयोग कर रही हूँ, यानी कि दोनों रूपों में, मौखिक और लिखित दोनों रूपों में इसका संदर्भ दिखाई दे रहा है। पर जब हम टेलीफोन पे या भाषण के दौरान जो बातचीत सुनते हैं, तो वो हम केवल कुछ समय तक ही अपने मन मस्तिष्क में उसे निर्धारित करके रख सकते हैं। हम 3-4 दिन बाद अगर हम उसी भाषण को या उसी उपदेश को दोबारा से रिमाइंड या दोबारा से सोचने की कोशिश करें, तो उसमें से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमारे मन मस्तिष्क से लुप्त हो चुकी होंगी। इसलिए लिखित सामग्री का प्रयोग ज्यादा सार्थक दिखाई देता है, क्योंकि उसमें हम
लिखित रूप से अपने पास प्रमाण के रूप में उसे सुरक्षित रख लेते हैं। भाषा, उपभाषा और बोली, ये किस तरह से हमारे जीवन में इसका महत्व है, उससे पहले मैं भाषा, समाज और संस्कृति को मुख्यतः 3 भागों में यहाँ पर विभक्त किया है, जिसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, भाषा और समाज का क्या अंतर संबंध है, यानी क्या संबंध है दोनों के बीच में, किस तरह की विचारधारा उसमें एक दूसरे के रूप में प्रयोग की जाती है, क्या धुरी का प्रयोग वहां पर होता है। भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार समाज, इसके बारे में भी बताऊंगी कि भाषा किस तरह से व्यवस्था के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ वह व्यवहार के रूप में भी हम कैसे दिन प्रतिदिन उसकी क्रिया प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। तीसरा संदर्भ है बेटा भाषा विज्ञान और उसका स्वरूप भाषा का समाज शास्त्र पर हम लोग बात करेंगे, यानी कि भाषा, समाज और संस्कृति को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले भाषा, समाज और संस्कृति का क्या अर्थ है, हम इसे अपने जीवन में किस तरह से लागू करते हुए दिखाई देते हैं, या जीवन में भाषा, समाज और संस्कृति की क्या उपयोगिता है, क्योंकि मानव जो शरीर है वह 5 तत्वों से बना हुआ है। उसमें से हम देखते हैं कि हम किस तरह से सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से समाज में अपना कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, तथा इसके नियमों के अनुसार हम अपनी बात को वहां पर रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। भाषा का अर्थ, रूप और विकास। भाषा, भाषा वह विचार, भाषा पर विचार करते समय प्रायः लोग भाषा के स्थान पर बोली तथा बोली के स्थान पर भाषा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हमें ये समझना होगा कि भाषा क्या है, बोली क्या है, तब हम उसके बारे में स्वतंत्र रूप से या अपने ज्ञान के अनुसार उस पर हम बात कर सकते हैं। अगर हम दोनों में भेद नहीं समझ पा रहे हैं तो वहां पर हम उसका सार्थक रूप नहीं लिख सकते हैं। दोनों विचार विनिमय का समर्थ साधन है, भाषा भी है, बोली भी है, किंतु दोनों को एक मान लेना भ्रम है, दुविधा है। अंतर, मैंने भाषा की परिभाषा आपको वहां पर बता दी है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बोली के बारे में बताऊंगी। बोली भाषा का ही अल्प विकसित या अर्ध विकसित रूप है। इसे भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप भी हम कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी स्थान पर, किसी प्रांत पर जिस बोली का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोली के संदर्भ में व्यक्त करते हैं, भाषा के संदर्भ में नहीं करते हैं। छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, इनके बोली का जो हम कहें कि एक आकार है, एक आधार है, उसे हम इस रूप में व्यक्त करते हैं कि जो बोली है वह छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। 5-10 किलोमीटर की दूरी में पर ही इसमें परिवर्तन आने लगता है। जैसे कहते हैं ना, 4 कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर ही वाणी बदले। बोली में लिखित साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। ये एक नियम है जिसके आधार पर इस तरह इसमें नियम की जो अवधारणा है उसे लागू किया गया है। किसी किसी बोली में कुछ साहित्य उपलब्ध है, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई अपनी बोली के संदर्भ में अपने साहित्य का निर्वाह करना चाहता है तो वह कर सकता है, पर प्राय रूप में हम देखते हैं कि बोली में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। भाषा और बोली के बीच की कड़ी उपभाषा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि जब हम भाषा का रूप प्रयोग करते हैं तो भाषा एक वृहत रूप में हम प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं और बोली एक हम छोटे संदर्भ में प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों की बीच की जो कड़ी है उसे उपभाषा कहते हैं, उसे भी जानना अत्यंत आवश्यक है। उपभाषा अर्थात भाषा का छोटा रूप। उपभाषा का प्रयोग बोली की तुलना में बड़े क्षेत्र में तथा भाषा के मुकाबले छोटे और सीमित क्षेत्र में होता है। कहा जा सकता है कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आ सकती हैं। इसमें हम देखते हैं कि 5 प्रकार की उपभाषाओं का प्रयोग किया है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। हम देखते हैं कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत पहले 18 भाषाओं का प्रादुर्भाव किया जाता था, पर 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का प्रादुर्भाव किया गया। 4 जो और भाषाएं हैं उसमें जुड़ गई हैं, जैसे संथाली, डोगरी या आपकी बिहारी और आपकी हम कहें
चौथी है, पहले मैंने बताया आपको, संथाली, डोगरी, बोडो और बिहारी भाषा इसमें हम जुड़ गई है। और हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें अनगिनत रूप से परिवर्तन हमें दिखाई देता है। भाषा को जानने के साथ साथ हमें भाषा के जो वैविध्य रूप है उनको भी जानना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर मैं उसका विस्तार नहीं दूंगी, आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगी। जैसे भाषा के जो वैविध्य रूप है उसमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, स्वभाषा और मातृभाषा का भी प्रयोग किया जाता है। इसका मैं यहाँ पर विस्तार नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास समय की बाध्यता है, उसके आधार पर हम इसका रूप स्वरूप विषय के अनुकूल करेंगे। समाज, समाज का क्या अर्थ है? समाज में हम किस तरह से महत्व प्रतिपादित करते हुए दिखाई देते हैं? समाज में हमारी क्या उपयोगिता है? समाज में हम किस तरह से संबंधों को बनाते हुए दिखाई देते हैं? साथ ही हम समाज में जो सामाजिक कार्य है उनके प्रति भी हम कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। समाज की जो शाब्दिक परिभाषा है उसका रूप स्वरूप मैं यहाँ पर व्यक्त कर रही हूँ। एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने समूह को हम समाज कहते हैं। अकेले व्यक्ति को हम समाज नहीं कह सकते, या हम कहें कि जंगल में जो रह रहा है वो अकेला व्यक्ति वहां समाज का निर्माण उस रूप में नहीं कर सकता जैसे समाज के आधार पर किए गए नियमों के अनुकूल होता है। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि का क्रम रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है, जब हम सामाजिक जीवन जीते हैं तो उसमें हम अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए अपनी दिनचर्या में आप सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देते हैं। जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक आप क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देते हैं। क्रियाकलाप से हमारा तात्पर्य है कि हम विभिन्न संदर्भों में बातचीत का आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, और हम अकेले में नहीं करते हैं। हम अकेले में भी करें तो हमारी जो अवचेतन मन है वो हमें उस प्रश्न का उत्तर देते हुए नजर आता है। देखिए आपके दो, हमारे जो शरीर है उसमें हमारे दो मन का निर्वाह होता है, एक हमारा जो बाहरी रूप होता है और दूसरा हमारा आंतरिक रूप होता है। तो हम दोनों संदर्भों में बात करते हुए दिखाई देते हैं। अगर किसी की बात हमें अच्छी लगती है तो हम मन ही मन खुश भी होते हुए दिखाई देते हैं, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से। जब हमारे मन में क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होती है या क्रोध आता है किसी भी बात के लिए, तो वो हमारे चेहरे पर, हमारे हाव भाव पर भी झलकता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम अनगिनत कार्य करते हुए दिखाई देते हैं समाज में रहकर। समाज एक वर्ग विशेष से बनता है जिसके नियम उस वर्ग विशेष से संबंधित सभी मनुष्य पर लागू होते हैं। व्यक्ति की जो शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक आवश्यकताएं हैं वह समाज द्वारा पूरित होती है, यानी कि पूरी होती है। कहने के तात्पर्य हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक के बिना दूसरे का कार्य करना असंभव सा माना जाता है, क्योंकि समाज और भाषा या साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता है, ये आप मान के चलिए। समाज केवल मनुष्य से ही नहीं अपितु पशु पक्षियों में भी दिखाई देता है, यानी कि जिस तरह के भावों का हम प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं वैसे ही भावों का संपूर्ण रूप से पशु पक्षी या जानवर नहीं कर पाते, पर कुछ संदर्भों में वो भी अपनी भाषा के संदर्भ में बात करते हुए दिखाई देते हैं। और तो और आप देखिए प्रकृति भी बात करते हुए दिखाई देती है। जब हम सो जाते हैं या हम जब उठते हैं तो प्रकृति अपने 24 घंटों के अवधि के दौरान क्रियाकलाप करते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर धरती पर जो भी आया है, यानी कि जो भी उपस्थित है वह कार्य करते हुए दिखाई देता है, और उसमें कुछ नियमों के अनुसार ये कार्यों का निर्धारण होता है। जैसे कि हमें रात में सोना है, सुबह उठकर हमें अपने जीवन के विकास के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विकास के लिए हम लोग लगातार कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, तथा सामाजिक व्यवस्था के दौरान भी हम लोगों से जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो समाज और मनुष्य एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के समर्थ रूप में ही अपना जो उपयोगी रूप है वह दिखाते हुए नजर आते हैं। समाज एक बड़ा समूह है जिसका कोई भी सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान
और स्वार्थों से बना होता है। स्वार्थों का यहाँ पर प्रयोग इसलिए किया है बेटा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार हम बिना स्वार्थ के भी लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं, पर आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि आधुनिक परिवेश में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार ही बातें करते हुए दिखाई देता है, समय बिताते हुए दिखाई देता है, संगठन बनाते हुए दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मूल्यों में भी लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। जबकि मैंने ये पढ़ा है कि मूल्यों में कुछ ऐसे शाश्वत मूल्य होते हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, पर आज उनमें ही सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाई देने लगा है। तो हम मानकर चलते हैं कि समाज, मनुष्य और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना इनका कार्य असंभव है। विशेषता के रूप में हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से जो समाज है वह व्यक्ति के आचरण, व्यवहार दोनों से अवगत होते हुए दिखाई देता है। संस्कृति, संस्कृति का अर्थ है बेटा विकसित करना या परिकृष्ट करना। संस्कृति में रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है, यानी कि संस्कृति हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारती हुई नजर आती है। उसके द्वारा ही व्यक्ति अपनी वेशभूषा के दौरान, अपने खान पान के दौरान, अपने शिष्टाचार के दौरान पहचाना जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो हम मूल रूप से उसे जान लेते हैं, उसके बोलचाल के आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर, उसके परिवेश के आधार पर और उसके व्यक्तित्व के आधार पर। ये तीन आधार हैं जिसे हम व्यक्ति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि संस्कृति में रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता का वहां पर निर्वाह भी करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है, संस्कृति वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के प्रतिमानों, व्यवहार के तरीकों, अनेक भौतिक एवं अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं को शामिल करते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य, जो मैंने यहाँ पर आधार प्रस्तुत किए हैं उस आधार पर व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चक्र चलता हुआ दिखाई देता है। जब तक वह मरना अवस्था की अवस्था में नहीं पहुंच जाता, तब तक वह भौतिक, अभौतिक परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्य एवं मानवीय क्रियाओं से लगातार जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन के आधार पर हम देखते हैं अनेक प्रकार के हमारे परिवार में हर्षोल्लास के त्योहार मनाए जाते हैं, पर्व मनाए जाते हैं। रीति रिवाजों के आधार पर हमारी जो संस्कृति है वो दिखाई देती है। हम देखते हैं कि भारत बहुभाषी देश है और इसमें बहुभाषी होने के कारण अनेक प्रकार के धर्मों का भी यहाँ पर चलन है, और उसके साथ साथ अनेक प्रकार की बोलियों के संदर्भ में हम अपनी संस्कृति को वहां पर बचाते हुए भी दिखाई देते हैं, उसका पालन करते हुए भी दिखाई देते हैं। हम अनेक त्योहारों, पर्वों, रीति रिवाजों, विवाह संबंधी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें सबकी परंपराएं, सबके रीति रिवाज अलग अलग दिखाई देते हैं। हम अनेक प्रकार के अनुष्ठान भी करते हुए दिखाई देते हैं, यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के हम देखते हैं धार्मिक ग्रंथों से हम परिपूर्ण हैं, और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस तरह से अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आ रहा है तो उसे भी दूर करने के लिए हम यज्ञ करते हैं, खुशी में भी हम यज्ञ करते हैं। तो इस के द्वारा हम अपने शिष्टाचार को वहां पर प्रतिपादित करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारा जीवन कहते हैं कि इन नियमों से बंधा हुआ है। अब देखिए, नियमों से परे आप कार्य करते हुए दिखाई देते हैं तो उसका दंड भी हमें भोगना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के संदर्भ में या अनेक उदाहरणों के संदर्भ में हम देख सकते हैं। जैसे आज देखते हैं हम कोरोना महामारी की चपेट में पूरा देश या पूरा संसार या विश्व आ रखा है, तो उसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के नियम लागू कर दिए गए हैं। ये आपका ज्वलंत उदाहरण है कि हम देखते हैं कि अगर हम मास्क लगा के नहीं घूमेंगे तो 2000 का हमें वहां पर चालान भुगतना पड़ जाएगा, या हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं, या फिर आजकल तो वो भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जगह जगह पर हम देखते हैं कि कैमरे लग गए हैं, और उन कैमरों से हमारे ऊपर पूरी निगरानी रखी जाती है कि आपने कब रेड लाइट क्रॉस किया या कब आपने स्पीड में आप तेज चला रहे हैं। तो आपको नियम वहां पर निर्धारित कर दिए गए हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वहां पर समाज आपको उस रूप में
दंड का जो प्रावधान है उसे आपको भुगतना पड़ेगा। हम देखते हैं कि अगर हम संस्कृति यानी कि घर में रहकर, आप देखिए, आप वार त्योहार जब भी करते हैं, अगर उसमें आप अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं तो आपको वहां पर समझाया जाता है कि ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, हमारी ये मर्यादा, ये हमारी संस्कृति है, हम इससे नहीं पीछे हट सकते, क्योंकि हमें इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि यही हमारे प्रतीक है। अगर इन प्रतीकों से हम अपना दरकिनार हो जाएंगे या इन उत्सवों को हम हर्षोल्लास से नहीं मनाएंगे, तो हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसको हम क्या देकर जाएंगे। क्योंकि अब देखिए, आपको भी आपके परिवार, आपके वातावरण के अनुसार जो भी शिष्टाचार सिखाए गए हैं, जो भी अनुष्ठान सिखाए गए हैं, उनके द्वारा हम अपना जीवन पारित करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से, और उस नियमों को पारित करने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रादुर्भाव करते हैं, उससे हमारा जीवन और हमारा व्यक्तित्व निखर कर आता हुआ दिखाई देता है। आप देखिए, भाषा में भी अभद्र भाषा है या अव्यवहारिक भाषा है या शिष्टाचार वाली भाषा है, अगर आप किसी के समक्ष प्रस्तुत हैं या खड़े हुए हैं और वो आपसे अपशब्द कह रहा है, तो आप कितनी देर उसके अपशब्दों को बर्दाश्त करेंगे बिना किसी, आपने कोई गलती नहीं की है तो आप उसे रोकेंगे कि आपको इस तरह से बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, हम एक शिष्टाचार के दौरान हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आप देखिए, सभी व्यक्ति एक दूसरे से शिष्टाचार के द्वारा बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सबसे सर्वप्रथम शिष्टाचार का आधार है कि जब भी आप किसी से बात करें, बहुत ही सहज सरलता से बात करें। क्योंकि आप जंगल में नहीं रह रहे हैं, आप समाज में रह रहे हैं, और समाज में आपकी छवि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इसके दौरान हम देखते हैं कि व्यक्ति इन 3 आधारों के द्वारा ही जब से जन्म लेता है और जब तक मरना अवस्था तक नहीं पहुंचता है, इन आधारों पर अपना जीवन व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। अगली स्लाइड में बेटा हम देखेंगे कि किस तरह से भाषा के रूप का जो आधार है उसे प्रस्तुत किया गया है। भाषा और समाज का अंतर संबंध, कि भाषा और समाज का अंतर संबंध किस तरह से बताया गया है। भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। साथ ही संस्कृति भी इसमें हम जोड़ सकते हैं। जैसे भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक है। भाषा के बिना समाज में अपनी अस्मिता, अपनी पहचान हम नहीं बना सकते, यानी कि समाज में रहकर ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं। भाषा और समाज का गहरा संबंध है। समाज की हर एक उपयोगिता या उपादान में या संघटक तत्वों में हम उसका रूप स्वरूप देखते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सुख दुख, पीड़ा, अवसाद, गति, मूल्यों से संश्लिष्ट भाषा, संस्कृति भाषा में हम निरंतर प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। यही भाषा और समाज का शास्त्र भी कहलाता है, जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यवहार परक भिन्नता के कारण भाषा का प्रयोग भी सीमित एवं विशिष्ट होता है, जिससे जातीयता, प्रांतीयता का बोध होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम समाज में रहते हैं और समाज में हम अनेक बोलियों के संदर्भ में भी अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। उन संस्कृतियों, उन लोक भाषाओं से रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। हम देखिए, जैसे हम राजस्थान में चले जाएं तो हम राजस्थान की वहां पर बोली को सुनते हैं, उनके क्रियाकलापों को देखते हैं, उनमें किस तरह के त्योहारों का महत्वपूर्ण योगदान है, या किस तरह की वेशभूषा वह पहनते हैं, या किस तरह की हम देखते हैं संस्कृति का आदान प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं, किस तरह से लोक गीतों का वहां पर प्रचुर रूप में प्रयोग दिखाई देता है, या लोक नाटक या लोक गाथा का वहां पर रूप स्वरूप दिखाई देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जातीयता या प्रांतीयता दोनों आधारों पर उसका भेद होते हुए दिखाई देता है या उसका स्वरूप होते हुए दिखाई देता है। समाज ही भाषा के व्यवहार के रूप में उसकी औपचारिक, व्याकरणिक तथा अर्थगत एवं लिपिगत संरचनाओं का नियम धारण करती है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब भी हम औपचारिक दृष्टि से
कोई भी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें हम नियमों से बंधे होते हैं, हम उससे नियमों से परे अपना जीवन यापन करते हुए नहीं दिखाई देते। आप देखिए, अगर आप कॉलेज जाते हैं या किसी संस्थान से जुड़ते हैं तो वहां पर आप शिष्टाचार का रूप स्वरूप प्रकट करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आप शिष्टाचार से ही पूछते हैं कि ये वाला जैसे ब्लॉक कहाँ पर है, या जो मुझे फॉर्म सबमिट करना है ये कहाँ पर होगा। आप ऐसा तो नहीं बोलते कि सुन, ये फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, तो सामने वाला आपको अच्छे से जवाब नहीं देगा। तो आपको शिष्टाचार का रूप स्वरूप वहां पर ज्ञापित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम समाज से बंधे हुए हैं और समाज के आधार पर हम भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। देखिए, हम भाषा के आधार पर किस तरह से अपनी भाषा का जो विभिन्न या विविधता है उसको दिखाते हुए नजर आते हैं। घर में हमारा कुछ और चरित्र होता है, बाहर हमारा कुछ और चरित्र होता है, और जब हम एकांत में होते हैं, जब ना कि परिवार साथ में है ना कि समाज साथ में है, जब हम स्वप्रथम रूप में एकांत में होते हैं, तो तब हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। यानी कि भाषा की विविधता आप देखिए कि हम अपने ही अंतर्गत कितने आधारों को वहां पर प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम अर्थगत एवं लिपिगत, यानी कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हम अनावश्यक बातों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। हम जब भी किसी की समर्थ या समक्ष रूप से खड़े होते हुए दिखाई देते हैं तो वहां पर हम ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो अर्थगत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अर्थ के बिना ही अपने शब्दों का आदान प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। बेटा, अपनी जिंदगी में ये बात जरूर ध्यान रखना है कि अनावश्यक रूप में कभी भी नहीं ज्यादा बातें करना है। आपको आवश्यक रूप में बातें करनी है, क्योंकि उससे आपके चरित्र की जो विशेषता है उसका वहां पर रूप स्वरूप प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। भाषा संबंधी इन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि हम समाज से बंधे हुए हैं। समाज जितना व्यापक होता है, भाषा भी उतनी व्यापक और समृद्ध होती चली जाती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम भाषा के आधार पर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें औपचारिक दृष्टि से या अनौपचारिक दृष्टि से भी हम इसका रूप स्वरूप देखते हुए दिखाई देते हैं। स्वप्रथम, जैसे भाषा एक सामाजिक वस्तु है, हम समाज के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। हम समाज के आधार पर ही उसके शिष्टाचारों के रूप स्वरूप को वहां पर निर्मित करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि समाज में रहकर ही हम अभद्र रूप से या अव्यवहारिक रूप से अपने क्रियाकलापों को नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। आप रात के वक्त लाउड स्पीकर में जोर जोर से नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर वह अवैध है, अवांछनीय है। तो आप नियम के अनुसार ही कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि नियमों में परिवर्तन आ गया है। जैसे पहले शादी समारोह में हम देखते हैं कि पूरी रात डीजे चलता हुआ दिखाई देता था, पर अब कुछ जो नए नियम आए हैं उस नियम के अनुसार 12 बजे के बाद हम इस तरह के प्रावधान नहीं कर सकते। वहां अंकुश लगा रखा है। तो हम समाज में रहकर उस सामाजिक क्रियाओं को वहां पर करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हमारा एक आधारिक रूप भी है कि हम अधिकार कर्तव्य के रूप में हम समाज से बंधे हुए दिखाई देते हैं। परिवेश के अनुकूल हम वातावरण के अनुसार भी अपने आप को ढालते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मनुष्य की ये सबसे सर्वोत्तम कला है कि वह जिस भी परिवेश में या जिस भी आधार पर अपना जीवन यापन करना चाहता है वह उसमें स्वप्रथम रूप से ढलने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। तो परिवेश के अनुकूल भी हमें अपनी बातों का जो आदान प्रदान है या संप्रेषण है हम वो करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, आप सारी वातावरण, जैसे घर का वातावरण आपका अलग है, आपके फ्रेंड सर्कल का वातावरण अलग है, स्कूल कॉलेजेस का वातावरण अलग है, तो आप सब वातावरण के अनुकूल अपनी भाषा का वहां पर या अपने सामाजिक व्यवहार का वहां पर आदान प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। रिश्ते नातों की शब्दावली के अनुसार अब देखिए, जब आप अनौपचारिक रूप से अपने घर या सगे संबंधी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं तो उस समय आप शिष्टाचार का रूप स्वरूप वहां भी रखते हैं, क्योंकि आपके जो शिष्टाचार का रूप स्वरूप है वो आपके उम्र या आयु के आधार पर दिखाई देता है कि अपने से बड़ों को हमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपने से छोटों को हम किस तरह की भाषा का रूप स्वरूप करते हुए दिखाई देते हैं। जो हमारे समकक्ष यानी कि हमारे समानांतर एज के हैं उससे
हम किस तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो आधार है वह बदलते हुए दिखाई देते हैं, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से। इन सब रूपों के आधार पर हमारी भाषा, हमारी सामाजिक आधार पर हमारे संबंधों का जो रूप स्वरूप है वह दिखाई देता है। क्योंकि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो जीवन है वह अनेक अवधारणाओं से भरा हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो संबंध है तो वह तो हमारे खून से मतलब संबंधित है, जैसे कि हमारे सगे संबंधी है, जैसे हमारे माता पिता का जो हमारा रिश्ता है वो हमारा खून का रिश्ता है। पर जब हम समाज से जुड़ते हैं तो वहां पर हम उस आधार पर अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे मित्र के रूप में या सहपाठी के रूप में, या फिर अपने जो सीनियर हैं उनसे हम किस तरह से वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हुए दिखाई देते हैं, उसका भी रूप स्वरूप यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार समाज का रूप है। कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यवस्था और व्यवहार के बिना व्यक्ति के जीवन की नैया आगे नहीं बढ़ सकती। कहने का तात्पर्य है उसका विकास नहीं हो सकता, इसलिए उसे इन आधारों पर अपना जीवन यापन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे भाषा व्यवहार का अर्थ क्या है, भाषा व्यवस्था क्या है, इस दोनों पर मैं आज बात करूंगी। जैसे व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है ढंग, तरीका, कि आप अपनी भाषा के आधार पर अपने बोलने का जो क्रम रखते हैं उससे आपके व्यक्तित्व का, उससे आपकी बोध का, उससे आपकी बुद्धि का, परिपक्वता का पता चलता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि भाषा व्यवस्था, भाषा की संरचना करना है। हम जब भी व्याकरण से संबंधित बातें करते हैं, देखिए जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं शिष्टाचार या व्यवस्था के अनुसार मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ, औपचारिक संदर्भ में मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ, और जो आधार या जो इकाइयों के बारे में यहाँ मैं बता रही हूँ वे नियमों के आधार पर मैं यहाँ बता रही हूँ कि किस तरह से नियमों के आधार पर इसका रूप स्वरूप रखना चाहिए। व्याकरण के आधार पर पूर्ण रूप से इसका रूप स्वरूप हमें दिखाई देता है। भाषा व्यवहार, व्यवहार से हमारा तात्पर्य है बर्ताव, हमारी, हम किस तरह से बोलते हैं, हमारा व्यवहार किस तरह से, या प्रयोग करते हुए भी हम कई बार दिखाई देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जितने बड़े भी विद्वान हैं या शिष्ट व्यक्ति हैं उनको ये नहीं पता होता कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, जबकि एक अनपढ़ व्यक्ति को भी पता होता है कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है। तो ये व्यवहारिकता है कि हम व्यवहार या समाज के अनुकूल अपनी भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारी व्यवहारिकता झलकती हुई दिखाई देती है, हमारा अनुभव झलकता हुआ दिखाई देता है। तो हमें इसके अंतर्गत अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है भाषा व्यवस्था सामान्य भाषा की संरचना के नियमों पर आधारित होती है, जिसमें व्यक्ति की मानसिक स्थितियों, अनुभूतियों एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार करना है उसका वहां पर नियम निर्धारित किया जाता है, उसे भाषा व्यवहार कहते हैं। भाषा किस प्रकार ढलती है, बदलती है, दोनों का रूप वहां पर सार्थक दिखाई देता है। भाषा को बोलना उपयुक्त भाषा का प्रयोग सामाजिक अस्मिता के आधार पर व्यक्त करने में बहुत बड़ा एक अंतर है। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी से भी जब बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने अर्थों के आधार पर बात करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि औपचारिक दृष्टि से भी और अनौपचारिक दृष्टि से भी हम भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। कहाँ पर हमें अपने जैसे हम अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं तो वहां पर हम औपचारिकता नहीं दिखाते, या पत्र लेकर अनौपचारिकता नहीं दिखाते। हम पत्र लेखन अपने मित्र को लिखते हैं तो वहां पर हम अनौपचारिकता का रूप स्वरूप प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। पर जब हम शिष्टाचार के तहत संस्थान या किसी भी संपादक को या स्कूल कॉलेज में पत्र या आवेदन देते हैं तो उसमें हम औपचारिकता का आधार स्पष्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य आप पत्र लिखते हैं तो उसमें कुछ नियम बताए गए हैं कि आपको किस तरह से पत्र लिखना है, उसमें आपके 5-6 नियमों का निर्धारण किया गया है, उसी के आधार पर आप उसकी अभिव्यक्ति देते हैं तो वो सार्थक होती हुई दिखाई देती है। अगर आप उसके आधार पर अभिव्यक्ति नहीं देते तो आपके अंक और आपकी ज्ञानता पर एक अंकुश लगते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह से हम औपचारिक और अनौपचारिक आधार पर सामाजिक व्यवहार या
व्यवस्था का ध्यान रखते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम देखते हैं औपचारिक रूप का अर्थ एवं विशेषण। औपचारिक से हमारा तात्पर्य है बेटा कि किस तरह से हम नियमों के रूप में बंधे होकर या बंधे होकर हम अपना क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम औपचारिक दृष्टि के अनुरूप देखते हैं। अनौपचारिक से हमारा तात्पर्य है कि जहां पर हम नियमों से बंधे नहीं होते हैं, वहां पर हम अपनी स्वतंत्र स्वच्छंद अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम अनौपचारिक स्तर पर देखते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य है हम और आधारों पर भी देखते हैं, जैसे वक्ता भेद करते हुए, यानी कि वक्ता जब अपना रूप स्वरूप रखता है तो उसमें हम देखते हैं कि ये किस आधार पर व्यक्त कर रहा है, जैसे आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर या शैक्षणिक आधार पर। इसी तरह से श्रोता भेद है, संबंध के आधार पर है, भाषिक व्यवहार है, माध्यम भेद है, कि हम देखते हैं इन आधारों पर हम इन तीन रूपों को आधार बनाकर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम मैं दोबारा बता रही हूँ, आयु के आधार पर आप देखिए छोटे बच्चों से आप बहुत परिपक्व रूप से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसकी एज की अकॉर्डिंग, उसकी आयु के अनुसार उससे बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हम लिंग के आधार पर भी बात करते हैं। जिस तरह से बात हम पुरुष से कर सकते हैं, उसी तरह से हम स्त्री से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कुछ अलग अलग नियमों का आधार स्पष्ट किया है, चाहे वह औपचारिक रूप हो या अनौपचारिक रूप हो। हम दोनों रूपों में ध्यान देते हुए नजर आते हैं। शैक्षणिक आधार से हमारा तात्पर्य है कि ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है, कि हम देखते हैं कि अगर हम पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं तो हमारी शब्दावली भी उसी आधार पर प्रयुक्त होनी आनी चाहिए, क्योंकि यही सामाजिक व्यवहार है कि आप भाषा का प्रयोग है किस आधारों पर करते हुए दिखाई देते हैं, आपकी भाषा में किस तरह से परिवर्तन दिखलाई, बदलाव दिखाई देता है, और वो आपकी शिष्टाचार, शैक्षणिक यानी कि आपकी जितना आपने पढ़ा है उसके आधार पर अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देता है। देखिए हम व्यक्ति को कैसे जानते पहचानते हैं कि जब वह अपनी बात रखता है तब हम जानते हैं कि इसे कितना ज्ञान है, ये कितना पढ़ा लिखा है। कई बार हम ये भी हमारा मापदंड जो है कई बार गलत भी हो जाता है, कि हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतनी सुबद्धता से या उतने ज्ञान से अपनी बात नहीं रखते हुए दिखाई देता है। चलिए इसके विस्तृत रूप में हम नहीं आगे आएंगे। अगर लास्ट है इसमें बेटा, चौथा है जो इसका सब हेडिंग है, भाषा विज्ञान और उसका स्वरूप, भाषा का समाज शास्त्र। भाषा का समाज शास्त्र से हमारा यहाँ तात्पर्य है, पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि समाज शास्त्र होता क्या है, फिर उसके आधार पर हम आगे की बात रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि जो समाज भाषा विज्ञान है, या भाषा के आधार पर समाज को हम किस तरह से उसका निर्धारण करते हुए दिखाई देते हैं, या किस तरह से हम सामाजिक भाषा विज्ञान का जो रूप स्वरूप है वो अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। शाब्दिक आधार में जो भाषा की संरचना और प्रयोग के उन सभी पक्षों एवं संदर्भों का अध्ययन करता है, या जिसका संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रकार्य के साथ होता है, उसे हम विभिन्न आधारों पर यानी कि वर्गों के आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे भाषिक अस्मिता के आधार पर, भाषा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति के आधार पर, या फिर हम देखते हैं भाषा की सामाजिक शैलियां, बहुभाषी समाज के आधार पर, भाषा नियोजन के आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से जिस तरह का समाज है हम उस तरह की भाषा का, उस तरह की व्यवस्था का, उस तरह के संप्रेषण का, उस तरह की घटनाओं का, उस तरह की संपूर्ण भाषा का वहां पर हम प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि भाषा स्वयं एक सामाजिक वस्तु है, अतः उसकी मूल प्रकृति में ही सामाजिक तत्व अंतर्भूत होते हुए दिखाई देते हैं। यही तत्व भाषा को विषम रूपी और विकल्प युक्त बनाते हुए भी दिखाई देते हैं। भाषा व्यवहार में प्राप्त इन विकल्पों का हम जो आधार है वह भाषा की प्रकृति या उसका रूप स्वरूप है, वह प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम भाषा का जो समाज शास्त्र है या भाषा का जो रूप है वो प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। भाषा की संरचना का वैज्ञानिक रूप के समस्त पक्षों को रूप का हम यहाँ पर चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे मानक भाषा, विभिन्न बोलियां, प्रयुक्तियां, भाषा मिश्रण,
क्रियोल के उपयोग के साथ साथ वक्ता एवं श्रोता की सामाजिक रूप का भी यहाँ पर हम वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अध्यापक और विद्यार्थी की वार्तालाप होती है तो हम उसमें देखते हैं कि किस तरह के नियमों का पालन किया गया है, किस तरह के शिष्टाचार का पालन किया गया है। एक वकील और जज में भी हम देखते हैं कि किस तरह से सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसके समाजशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं ग्राहक और दुकानदार के आधार पर भी हम देखते हैं कि भाषा का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है, जब भी हम भाषा विज्ञान या उसका स्वरूप या भाषा का समाजशास्त्र का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हम स्थान, समय और सामाजिक आधार पर व्यक्त किया गया संप्रेषण, संवाद या वार्तालाप की बहुत महत्ता है, जिसके द्वारा हम इन प्रकृतियों को देखते हुए नजर आते हैं। तो बेटा आज इसमें इतना ही है कि किस तरह से भाषा, समाज और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना किसी एक दूसरे का अस्तित्व वहां पर निर्धारित नहीं होता, पहचान निर्धारित नहीं होती। तो इससे हम देखते हैं कि व्यक्ति भी इन तीनों आधारों पर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है।